हे गाइस, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद दीपा सैनी में। आज की क्लास हमारी एनसीईआरटी की सीरीज से ही रिलेटेड है और आज 11th की बुक जो कि आपकी 11वीं की जो किताब है उसमें हम अध्याय 3 पढ़ेंगे। ठीक है, ज्योग्राफी का और अपवाह तंत्र जिसका नाम है। तो इससे पहले एक लाइक और शेयर तो बनता है, तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इस वीडियो को देख सके और ताकि उन्हें भी ये पता चल जाए कि भैया एनसीईआरटी सीरीज़ कराई जा रही है तो वो यहाँ पे कर सकते हैं। कई लोगों को तो ये होता है ना कि बुक्स की दिक्कत होती है या फिर किसी अन्य कारण से वो एनसीईआरटी नहीं पढ़ पाते, और कई ऐसे भी होते हैं जो किताब से पढ़ना नहीं चाहते, फ़ोन वगैरह पर पढ़ना चाहते। तो इसी की वजह से मैंने एनसीईआरटी अपने चैनल पर करवाना शुरू किया है। तो मैक्सिमम जितना आप शेयर करोगे ना उतने ही लोगों के पास पहुंचेगी और बच्चों को बेनिफिट मिलेगा इस चीज़ का। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। अपवाह तंत्र मीन्स रिवर्स पढ़ोगे भैया आप इसमें, इस वाले चैप्टर में। यहाँ पर वर्षा ऋतु में आपने नदियाँ देखे, नाले देखे, वाहिकाएं देखी और इसके अलावा अतिरिक्त जल बहा कर ले जाती हैं और बड़े पैमाने पर बाढ़ आ जाती है अगर ऐसी आपका वाहिकाएं नहीं बहती। तो वाहिकाएं होती हैं मीन्स एक नाले के रूप में या एक बहाव के रूप में प्रॉपर जल का बहना। अगर ये जल चारों ओर फैल जाएगा तो बाढ़ ही आएगी। तो निश्चित ये बॉक्स वाला है ना, ये बॉक्स वाली चीज़ हमेशा मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, इनको कभी भी स्किप मत किया करो, इनको देखा करो। ठीक है, तो वाहिकाएं निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को अपवाह कहते हैं। तो अपवाह किसे कहते हैं? जब आपका जल एक निश्चित अपवाह में बहता है तो इस जल प्रवाह को कहेंगे अपवाह। और इन वाहिकाओं के जाल को अपवाह तंत्र कहते हैं। जब आपकी इस तरह की वाहिकाएं अनेक इकट्ठी हो जाएंगे ना, ऐसे पानी बहेगा इनके बीच में, तो इस प्रकार से जो पानी बहता है उसको कहते हैं अपवाह तंत्र। जब इनका एक जाल सा बन जाता है। किसी क्षेत्र का अपवाह तंत्र वहाँ के भूवैज्ञानिक समयावधि, चट्टानों की प्रकृति, संरचना, सतलाकृति, ढाल और बहते हुए जल की मात्रा और अवधि का परिणाम होती है। मीन्स कहने का मतलब ये है, जो भी अपवाह तंत्र है वो समय पर, चट्टानों की प्रकृति पर, सतलाकृति पर, ढाल पर और जल की मात्रा पर निर्भर करता है। और ये इसने कुछ ऐसा ही नहीं दिया। आगे देखते हैं। जल के एक दिशा से दूसरी दिशा में बहने के कारण आप बता सकते हैं कि उत्तर में हिमालय है, दक्षिण में पश्चिमी घाट से जितने भी रिवर्स निकलती है ना वो पूर्व की ओर क्यों जाती है। ठीक है, हिमालय से निकलने वाली और दक्षिण में जो पश्चिमी घाट उनसे निकलने वाली जितनी भी रिवर है वो पूर्व की ओर क्यों जाती है? क्योंकि ढलान एरिया आपको पूर्व की ओर ले जाता है उन नदियों के पानी को। बंगाल की खाड़ी में अपना जल ही विसर्जित क्यों करती है? एक नदी विशिष्ट क्षेत्रों से अपना जल बहा कर लाती है जिसे जल ग्रहण कहते हैं, यानी कैचमेंट एरिया कहते हैं। एक नदी जब किसी विशिष्ट क्षेत्र से अपना पानी बहा कर ला रही है तो उसे कहते हैं कैचमेंट यानी जल ग्रहण। एक नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा। बट इससे पहले ये वाला बॉक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते हैं पीजीटी लेवल पर। जो अपवाह प्रतिरूप पेड़ की शाखाओं के अनुरूप होता है उसे कहते हैं वृक्षाकार अपवाह। ठीक है, यानी डेंड्रिटिक प्रतिरूप पैटर्न कहा जाता है किसे? जब आपका अपवाह वाहिकाओं का जो अपवाह होगा नदियों का वो पेड़ की शाखाओं के अनुरूप होगा तब उसे कहेंगे आपका वृक्षाकार प्रतिरूप। तो ऐसे आपके उत्तरी मैदान की जो नदियां है ना, भारत की उत्तरी मैदान की नदियां जैसे हिमालय से निकलने वाली गंगा, यमुना, तो ये सारी नदियां वृक्षाकार प्रतिरूप बनाती है। तो पता चल गया वृक्षाकार प्रतिरूप क्या होता है। सेकंड, जब नदियां किसी पर्वत से निकलकर सभी दिशाओं में फैल जाएगी, यानी एक पर्वत की चोटी से निकल रही है, मान लो ये कोई पर्वत है, यहाँ से नदी निकली, यहाँ चली गई, इधर आ गई, इधर आ गई, तो सभी दिशाओं में बह जाती है। तो इस प्रकार एक तारे जैसी आकृति बन जाती है जिसे कहेंगे अरीय प्रतिरूप यानी रेडियल पैटर्न। अमरकंटक पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली नदियां, अमरकंटक की जो पहाड़ियां हैं भारत में, अमरकंटक से निकलने वाली जो नदियां हैं वो इसी अपवाह तंत्र का अच्छा एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आता है, जब मुख्य नदियां एक दूसरे के समानांतर बहती है, यानी पैरेलल बहेंगी, ऐसे एक दूसरे के समानांतर बह रही है ऐसे नदियां, तो ऐसी तो उनके सहायक नदियां, तो अब इनमें जो आसपास से आकर नदियां मिल रही है ना वो उनकी सहायक नदियां, तो इनको समकोण पर काटती है। इससे क्या हो जाएगा, एक जालीनुमा आकृति बन जाती है, देखो ऐसे।
तो एक जालीनुमा आकृति बन जाती है। तो इस प्रकार का जो अपवाह प्रतिरूप है उसे कहते हैं ट्रेल्स यानी जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप। नेक्स्ट आता है जब सभी दिशाओं से नदियां बहकर किसी झील में विसर्जित हो जाएंगे। मीन्स यहाँ से रिवर आ रही है, यहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है, बीच में ये कोई झील है, यहाँ से आ गई, यहाँ से आ गई, सभी दिशाओं से नदियां आकर एक झील में गिर गई, विसर्जित हो गई। तो इस प्रकार जो प्रतिरूप बनेगा उसे कहते हैं अभिकेंद्री प्रतिरूप यानी सेंट्रीपेटल पैटर्न। ठीक है, तो इन चारों प्रतिरूपों को आप याद रखोगे, वृक्षाकार, अरीय, जालीनुमा और अभिकेंद्री प्रतिरूप। नेक्स्ट ये मैप है जिसमें आपकी रिवर्स दिखाई गई है। भाई ये वाला आपका सिंधु नदी तंत्र है जिसमें सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज और व्यास नदी है। और ये आपका गंगा नदी तंत्र है जिसमें गंगा, शारदा, गंगा की सहायक नदियाँ, ये गोमती, घाघरा, कोसी, गंडक, ये सारी की सारी, और ये केन नदी, सोन नदी, बेतवा, सिंध, और आपकी यमुना भी ये यहाँ पर है जो कि हरियाणा को भी टच करती है। और यमुना की सहायक नदी चंबल और राजस्थान की लूनी, और ये इधर से नर्मदा, ताप्ती और गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, ये सारी रिवर्स। और इधर से भारत में एंट्री कर रही है ब्रह्मपुत्र नदी। तो ये सारी की सारी नदियाँ भारत की प्रमुख सहायक नदियाँ। इस मैप को अच्छी तरह स्टडी कर लेना। और अब आपको एक लाइन भी दिख रही होगी, ये वाली, ये लाइन क्या है? ये लाइन है जो कि जल विभाजक का काम करती है। मीन्स नदियों के पानी को अलग अलग रखती है। सिंधु नदी का पानी ऊपर, सिंधु नदी तंत्र का, गंगा नदी तंत्र का इधर हो जाएगा साइड में, और ये आपकी दक्षिण भारत की नदियाँ आ जाएंगी। तो इन सारी चीज़ों को आप अच्छी तरह से स्टडी कर लेना। ये भारत का मैप है, स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आगे जब भी आपको कोई रिवर देखनी हो तो आप इसमें इजीली देख सकते हो। ये बंगाल की खाड़ी आ जाएगी भाई, और ये इधर आ जाएगा अरब सागर जिसमें भारत की नदियाँ गिरती है। और यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध सुंदरवन डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया जाता है बांग्लादेश के अंदर। और ये डेल्टा विश्व प्रसिद्ध है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं इस डेल्टा में, सुंदरी। तो इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से पढ़ लेना। एक नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा जो अपवाह क्षेत्र होता है ना, एक रिवर्स और उसकी सहायक नदियों द्वारा, उसे कहते हैं अपवाह तंत्र। एक अपवाह तंत्र को दूसरे से अलग करने वाली सीमा को, यानी एक अपवाह द्रोणी को और दूसरी अपवाह द्रोणी के पानी से अलग करने वाली जो बाउंड्री है उसे ही जल विभाजक या जल संभर कहते हैं। ठीक है, जल विभाजक या जल संभर कहते हैं। हम इसका थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, काफ़ी परेशानी होती होगी छोटा छोटा देखने में, तो बड़ा करके पढ़ते हैं भाई। ठीक है, तो एक सीमा को दूसरे से अलग करने वाली सीमा को जल विभाजक या जल संभर, वाटरशेड कहते हैं। बड़ी नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र को नदी द्रोणी, जबकि छोटी नदियों व नालों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को जल संभर ही कहा जाता है। नदी द्रोणी का आकार बड़ा होता है जबकि जल संभर आकार छोटा होता है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं पड़ता। नेक्स्ट आता है, अब भारतीय अपवाह तंत्र को कई आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है। भारत में जो नदियाँ बहती है उसको अलग अलग आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, उसके पानी को, जल विसर्जन को। तो समुद्र में जल विसर्जन के आधार पर इसे दो समूह में बांटा जाता है। कौन से? अरब सागर का अपवाह तंत्र और बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। ठीक है, अरब सागर का और बंगाल की खाड़ी का। ये अपवाह तंत्र दिल्ली, कटक, अरावली और सह्याद्री द्वारा अलग किए होते हैं। जल विभाजक को एक रेखा द्वारा दर्शाया गया, यहाँ पर मैंने मैप में आपको वो रेखा दिखा दी है। अब कुल अपवाह क्षेत्र का लगभग 77% भाग गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा आदि नदियां आती है और बंगाल की खाड़ी में अपने जल को विसर्जित करती है, यानी बंगाल की खाड़ी में गिरती है ये रिवर्स। और 23% सिंधु, नर्मदा, ताप्ती, माही और पेरियार नदी आती है। पेरियार केरल की नदी है और ये अपना जल अरब सागर में गिराती है। ठीक है, जल संभर क्षेत्र के आधार पर भारतीय अपवाह द्रोणी को 3 वर्गों में बांटा गया है। तो वो 3 वर्ग कौन कौन से हैं उसको देख लेते हैं। तो इसमें एक आता है आपका प्रमुख नदी द्रोणी, जिसका अपवाह क्षेत्र वाइड होगा 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक। 14 नदी द्रोणियां आएगी इसमें, गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, ताप्ती, नर्मदा, माही, पेन्नार, साबरमती, बराक, ये सारी रिवर्स इसके अंतर्गत ही शामिल की जाती है। मध्यम नदी द्रोणी, इसका अपवाह तंत्र 2,000 से 20,000 वर्ग किलोमीटर के बीच में होगा। इसमें आपकी सबसे ज्यादा नदी द्रोणियां आती हैं 44, और कालंती, पेरियार, मेघना, ये सारी इसी का ही पार्ट है मध्यम नदी द्रोणी का। लास्ट आती है लघु नदी द्रोणी, जिसका अपवाह क्षेत्र आपके 2,000 वर्ग किलोमीटर से भी कम होगा और यहाँ पर
न्यून वर्षा के क्षेत्र में कुछ जो बहुत सी नदियां हैं वो यहाँ पर आ जाती है, तो न्यून वर्षा वाले एरिया वाली रिवर्स यहाँ पर आती है। नेक्स्ट आता है नदियों का उद्गम स्थल। आप जो नदियों का उद्गम स्रोत यहाँ पर हिमालय पर्वत है, वे अपना जल बंगाल की खाड़ी में और अरब सागर में विसर्जित करती है, अपने जल को डाल देती है। उत्तरी भारत की कुछ ऐसी नदियों की पहचान कीजिए जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो भाई आपकी गंगा और उसकी सहायक नदियाँ। तो इसी प्रकार कुछ रिवर्स आपकी बंगाल की खाड़ी में और कुछ अरब सागर में गिर जाती है। ठीक है, नर्मदा और ताप्ती दो नदियाँ इसका काफ़ी विवाद मानी जाती हैं। ये दो बड़ी नदियाँ इसका अपवाद मानी जाती हैं और छोटी नदियाँ अपना जल अरब सागर में डालती रहती हैं। कोंकण पश्चिमी तटीय क्षेत्र में कोंकण से मालाबार तक बहने वाली नदियों के नाम बताए। आई थिंक है ना एनसीईआरटी में है ना क्वेश्चन ज़्यादा है, तो पश्चिमी तटीय क्षेत्र में कोंकण से मालाबार तक जो नदियाँ बहती हैं उसमें कृष्णा आ जाती है, कावेरी आ जाती है, तुंगभद्रा, भीमा, मूसी, तो ये सारी रिवर्स इसमें ही आ जाती हैं। उद्गम प्रकृति और विशेषताओं के आधार पर भारतीय अपवा तंत्र को हिमालय अपवा तंत्र और प्रायद्वीपीय अपवा तंत्र में विभाजित किया जाता है, हिमालय में और प्रायद्वीपीय में। और इस विभाजन योजना में चंबल, बेतवा, सोन नदियों के वर्गीकरण में भी समस्या उत्पन्न होती है, क्योंकि उत्पत्ति और आयु में ये हिमालय से निकलने वाली नदियों से भी पुरानी है। ठीक है, चंबल, बेतवा, सोन जैसे रिवर्स। फिर भी अपवा तंत्र वर्गीकरण का सर्वाधिक मान्य आधार है और इसी पुस्तक में इसी का अनुसरण किया गया है। भारत के अपवा तंत्र अनेक छोटी बड़ी नदियों को शामिल किया गया है। इस अपवा तंत्र में वर्षा की प्रकृति के आधार पर और लक्षण के परिणाम स्वरूप। तो इसमें सबसे पहला आता है आपका हिमालय अपवा तंत्र। हिमालय अपवा तंत्र इतिहास के एक लंबे दौर से विकसित हुआ है। यहाँ पर गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र आदि नदी द्रोणियाँ आती है और हिमालय की जो नदियाँ है ना 12 है, क्योंकि इनको ग्लेशियर से पानी मिल जाता है और इसके अलावा तो यहाँ की जो रिवर है ना हिमालय की, उनको बर्फ़ के पिघलने से भी और बारिश से भी दोनों से ही पानी मिलता है। और इसके साथ साथ यहाँ की रिवर में काफ़ी पानी होने के कारण गोर्ज का निर्माण बहुत करती है वहीं हिमालय की रिवर्स। गोर्ज यानी ये इस तरह की आकृति होती है कुछ, जब नदी अपनी घाटियों को अपनी गहराई में अपनी तली को ही काट देती है और वी शेप से भी और अंदर चली जाती है, तो आई के शेप जैसी कुछ आकृति बन जाती है, जिसे कहते हैं गोर्ज। और ये जब गोर्ज और भी अधिक गहरे हो जाते हैं तो उसे कहते हैं कैनियन। ठीक है, जब आपके गोर्ज रिवर द्वारा और भी अधिक गहरे हो जाएंगे तो उसे कहते हैं कैनियंस। अब महाखंडों के अतिरिक्त नदियाँ, वी आकार की घाटियाँ, शिप्रिकाएँ, जलप्रपात जिसे वाटरफॉल कहते हैं, ये सभी बनाती है। और देन प्लेन एरिया में रिवर का आगमन होता है, प्रवेश होता है, और फिर रिवर्स आपकी निक्षेपणात्मक सतलाकृतियाँ बनाती हैं। तो ये रिवर्स की कुछ निक्षेपणात्मक सतलाकृतियाँ हैं, जैसे गोखुर झीलें, बाढ़ के मैदान, गुम्फित वाहिकाएँ, नदी के मुहाने पर डेल्टा का निर्माण। तो ये सारी रिवर्स अपनी अलग अलग फीचर्स बनाती हैं बहती हुई, एंड में जब बूढ़ी हो जाती हैं। उसी तरह मैदानी एरिया में नदी सर्पाकार यानी मियांडर्स, सर्पाकार किसे कहते हैं, मियांडर्स की बहने की प्रवृत्ति होती है। कोसी नदी जिसे बिहार का शोक भी कहते हैं, अपना मार्ग बदलते रहने के कारण ये कुख्यात मीन्स बुरी मानी जाती है, क्योंकि हर साल वहाँ पर बाढ़ ला देती है, तो भारी तबाही मचा देती है, ये कह लो आप। तो भारी मात्रा में अवसाद लाकर मैदानी भागों में भी जमा कर देती है रिवर्स। पर्वतों से अपने साथ बहुत सारी मिट्टी, गाद, कंकर, पत्थर लाएगी और मैदानों में जमा कर देगी, जो कि एक उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। एग्रीकल्चर के लिए चीज़ बेस्ट होता है। नेक्स्ट आता है हिमालय पर्वतीय अपवाह तंत्र का विकास। तो इसमें काफ़ी मतभेद है। भूवैज्ञानिक ये कहते हैं कि मायोसीन कल्प में 2.4 करोड़ से 50 लाख साल पहले एक ही विशाल नदी थी जिसका नाम जिसे शिवालिक या इंडो ब्रह्म कहा गया, और हिमालय के संपूर्ण विस्तार के बाद असम से लेकर पंजाब तक बहती थी, असम से पंजाब के बीच बहती थी। अंत में निचले पंजाब के पास सिंध की खाड़ी में अपना पानी विसर्जित कर देती थी। ये पुराने वैज्ञानिकों के अनुसार है, जो हमारे जियोग्राफर्स हैं उनकी ये धारणा है इस चीज़ के बारे में। नेक्स्ट शिवालिक पहाड़ियों की जो धारणाएं है ना आपकी, जो शिवालिक पहाड़ियों की असाधारण निरंतरता और इनका सरोवरी उद्गम और इनका जलोढ़ निक्षेप से बना हुआ मैदान।
तो इनका जलोढ़ निक्षेप से बना होना, इसमें रेत मिट्टी, चिकनी मिट्टी, गोलासम, कांग्लोमीरेट, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर पाई जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि कालांतर में जो इंडो ब्रह्म नदी है वो 3 अपवाह तंत्रों में बट गई। जो पहले एक ही रिवर थी ना मायोसीन कल्प में इंडो ब्रह्म नदी, वो आगे जाके ऐसा माना जाता है 3 रिवर्स में बट गई, जिसमें आता है सिंधु नदी और इसकी 5 सहायक नदियाँ, मध्य में आ जाता है गंगा और हिमालय से निकलने वाली और इसकी सहायक नदियाँ, पूर्व में ब्रह्मपुत्र का भाग और हिमालय से निकलने वाली ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां। अब क्या हुआ, विशाल नदी का इस तरह विभाजन हो गया 3 चीजों में, ठीक है, सिंधु में, गंगा में और ब्रह्मपुत्र में। विशाल नदी का यह विभाजन प्लेस्टोसीन काल में, ये सारे आपके क्वेश्चंस बनते हैं पीजीटी लेवल पर, तब आप कहते हो कि क्वेश्चन आते कहाँ से हैं। तो देख लो एनसीईआरटी कितना ज्ञान का भंडार भरा हुआ है यहाँ पर। तो हिमालय के पश्चिमी भाग में या पोटवार का जो पठार है दिल्ली रिज के उत्थान के कारण यहाँ पर हुआ। यह क्षेत्र सिंधु और गंगा अपवाह तंत्रों के बीच जल विभाजक बन गया और इसी प्रकार मध्य प्लेस्टोसीन काल में, ठीक है, राजमहल की जो पहाड़ियाँ और मेघालय पठार है ना, वहाँ पर आपकी कुछ रिवर्स उनकी अधोक्षेपण हुआ और इसी वजह से गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र जो है इनमें भी परिवर्तन हुआ और वे बंगाल की खाड़ी की ओर बहने लग गई, ठीक है। तो हिमालय पर्वत अपवाह तंत्र की नदियां, अनेक नदी तंत्र इसके अंतर्गत आती है, काफ़ी रिवर्स आती है हिमालय अपवाह तंत्र की नदियों में, जिसमें सबसे पहला आता है सिंधु नदी तंत्र। ये विश्व की सबसे बड़ी नदी द्रोणियों में से एक माना जाता है। एरिया 11,65,000 वर्ग किलोमीटर घिरा हुआ है और भारत में इनका क्षेत्रफल 3,21,289 वर्ग किलोमीटर है और इसकी कुल लंबाई की बात करें तो भाई सिंधु की कुल लंबाई 2,880 किलोमीटर है। भारत में ये 1,114 किलोमीटर में बहती है। भारत में यह हिमालय की नदियों में सबसे वेस्ट में बहती है। कौन सी? सिंधु नदी। इसका उद्गम तिब्बत क्षेत्र में कैलाश पर्वत श्रेणी में बोखरचू के निकट एक हिमनद है और ये जो हिमनद है 4,164 मीटर की ऊंचाई पर। तो किस ग्लेशियर से निकलती है सिंधु नदी? बोखरचू ग्लेशियर से, इसको याद रखना। तिब्बत में इसका अलग नाम है भाई, तिब्बत में इसे सिंगी खनबाब के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तिब्बत में किस नाम से? सिंगी खनबाब के नाम से, या शेरमुख भी कहते हैं इसे। तब्बात जो लद्दाख है और जो जास्कर है, लद्दाख और जास्कर जो पर्वत श्रेणियां हैं इनके बीच से उत्तर पश्चिम दिशा में बहती हुई यह रिवर लद्दाख और बालिस्तान से गुजरती है। लद्दाख श्रेणी को काटते हुए फिर जम्मू कश्मीर में एक महाखंड यानी गोर्ज भी बनाएगी सिंधु नदी और पाकिस्तान में चिल्लड़ के निकट दर्दिस्तान प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। और आप सिंधु नदी को अच्छी तरह से मैप में भी देख सकते हो, मैंने मैप भी हमारा आया था तब मैंने आपको बताया था यहाँ पे सिंधु नदी है। तो सिंधु की जो सहायक नदियाँ हैं श्योक, गलगत, जास्कर, हुज्जा, नुब्रा, शिगार, गास्टिंग, द्रास, ये सारी सिंधु की सहायक नदियाँ हैं। अटक के पास पहाड़ियों से बाहर निकलती है और दाहिने तट पर काबुल नदी, पाकिस्तान की काबुल नदी भी इसमें मिलती है। दाहिने तट पर मिलने वाली और भी बहुत सारी रिवर है जो पाकिस्तान की तरफ है, जो कि इंपॉर्टेंट नहीं पड़ती। ये सभी नदियाँ सुलेमान श्रेणी से निकलती है। तो सुलेमान कहाँ पर है? पाकिस्तान में है, ठीक है। तो ये खुर्रम, तोची, गोमल, विबुआ, संगर, ये सारी सुलेमान से निकलती है। दक्षिण की ओर बहती हुई मिथनकोट, तो मिथनकोट इसको याद रखना है। मिथनकोट के निकट पंचनद का जल प्राप्त करती है कौन? सिंधु नदी। यानी मिथनकोट के निकट सिंधु, झेलम, रावी, व्यास, सतलुज, इन सभी का पानी आपस में मिल जाता है, ठीक है। ये रही आपकी सारी की सारी रिवर्स। अब अंत में सिंधु नदी, तो ये झेलम के निकट पंचनद, मिथनकोट पर पंचनद यानी 5 नदियों का पानी मिल गया। झेलम सबसे पहले आती है। झेलम सिंधु की सहायक नदी है और कश्मीर घाटी के पीर पंजाल से वेरीनाग झरने से निकलती है। झेलम नदी पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले यह नदी श्रीनगर और वुलर झील में एक गहरे माखन से भी गुजरती है और पाकिस्तान में जंग के निकट चेनाब नदी से मिल जाती है झेलम नदी। नेक्स्ट आती है चेनाब, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी सिंधु की कौन सी है? चेनाब। ये 2 नदियों के मिलने से बनती है चंद्र और भागा, तो इसीलिए चेनाब का दूसरा नाम चंद्रभागा भी है। और ये सरिताएं हिमाचल प्रदेश में केलांग के निकट ताड़ी में आपस में मिलती है, इसे चंद्रभागा भी कहते हैं। पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले 1,180 किलोमीटर भारत में बहती है चेनाब नदी। नेक्स्ट आती है रावी, ये भी एक सिंधु की नदी है और हिमाचल प्रदेश की कुल्लू की पहाड़ियों में रोहतांग दर्रे के पश्चिम से निकलती है रावी नदी। अब
राज्य की चंबा घाटी से बहती है। पाकिस्तान में प्रवेश करने और सिंधु के निकट चिनाब में मिलने से पहले यह नदी पीर पंजाल के दक्षिण पूर्वी भाग में धौलाधर के बीच प्रदेश से प्रवाहित होती है। ठीक है, नेक्स्ट आती है व्यास। व्यास आपकी व्यास कुंड से निकलती है और सिंधु की सहायक नदी है। व्यास कुंड से निकलेगी और कुल्लू घाटी से गुजरती है। ये धौलाधार श्रेणी में महाखंड बनाती है, वहाँ पर गोर्ज बनाती है और हरिके के पास सतलुज नदी में मिल जाती है। सतलुज सतलुज तिब्बत में 4555 मीटर की ऊंचाई पर मानसरोवर के निकट राक्षस ताल से निकलती है। कहाँ से? राक्षस ताल से। तिब्बत के अंदर सतलुज को लोंग चेन खनबाब के नाम से भी जाना जाता है। भारत में प्रवेश करने से पहले 400 किलोमीटर तक सिंधु नदी के बिल्कुल पैरेलल बहती है सतलुज नदी। रोपड़ में एक आपका गोर्ज भी बनाती है सतलुज रिवर। हिमालय पर्वत श्रेणी में शिप किला से बहती हुई पंजाब के मैदान में प्रवेश करती है और एक पूर्ववर्ती नदी है सतलुज नदी। कैसी? पूर्ववर्ती नदी और एक प्रमुख सहायक नदी है और भागड़ा नांगल परियोजना के नहर तंत्र का भी ये पोषण करती है। ठीक है भाई, तो इन सारी चीज़ों को आपको पता होना चाहिए। गंगा नदी तंत्र, जो गंगा नदी है वो आपकी उत्तराखंड राज्य में, जो थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, शॉर्ट में चीज़ें क्लियर दिखती नहीं है। तो जो गंगा नदी तंत्र है, गंगा नदी तंत्र भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से 3900 मीटर, यहाँ पे 3900 मीटर दिया हुआ है, वैसे बाकी बुकों में आपको 6600 मीटर में दिखाई देगी गंगा के जो गंगोत्री हिमनद है ना, ग्लेशियर, उसकी हाइट। तो गंगोत्री हिमनद यानी जहाँ से गंगा निकलती है वहाँ पर गंगा किस नाम से जानी जाती है? भागीरथी। स्टार्टिंग से ही गंगा नाम नहीं पड़ता, पहले भागीरथी के नाम से जानते हैं। और कहते हैं शास्त्रों के अनुसार कि भागीरथ ही गंगा को लाए थे। जहाँ जहाँ वो उन्होंने अपने पाँव रखे उनके पीछे पीछे वहीं से गंगा बह चली। तो मध्य और लघु हिमालय श्रेणियों को काटकर तंग महाखंडों से गुजरती है, कैनियंस बनाती है गंगा नदी। देवप्रयाग में कौन कौन सी रिवर मिलती है? भागीरथी और अलकनंदा। तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आएगा, भागीरथी प्लस अलकनंदा, कौन सा प्रयाग? देवप्रयाग। और जब ये दोनों मिल जाती है उसके बाद से ही गंगा का नाम गंगा पड़ता है। जो ये अलकनंदा रिवर है ये आपके बद्रीनाथ के ऊपर सतोपथ एक ग्लेशियर है, सतोपथ ग्लेशियर से निकलती है। अलकनंदा ये भी दो जल धाराओं से मिलकर बनी है, एक धौली एक विष्णु। धौली और विष्णु गंगा धाराओं से मिलकर बनी है अलकनंदा नदी, और अलकनंदा और भागीरथी से मिलकर बनी है हमारी गंगा। अब अलकनंदा की एक छोटी सी रिवर और है पिंडार, और पिंडार और अलकनंदा जब दोनों आपस में मिलते हैं तो किस एरिया में मिलते हैं? कर्ण प्रयाग में। तो कर्ण प्रयाग में कौन सी दो रिवर मिलती है? अलकनंदा प्लस पिंडार। नेक्स्ट, जब मंदाकिनी में काली गंगा मिल जाती है तो किस स्थान पर मिलती है? रुद्रप्रयाग में। मंदाकिनी में काली गंगा रुद्रप्रयाग स्थान पर मिलती है। गंगा नदी हरिद्वार से मैदानों में प्रवेश करती है और यह पहले दक्षिण की ओर और फिर दक्षिण पूर्व की ओर, फिर से दक्षिण पूर्व की ओर बहती है गंगा नदी। ठीक है, तो दक्षिण पूर्व की ओर बहती है गंगा नदी और अंत में दक्षिण मुखी होकर दो धाराओं में यानी भागीरथी और हुगली में भी बट जाती है गंगा। इसकी लंबाई 25 किलोमीटर है, 2525। उत्तराखंड में 110 किलोमीटर उत्तराखंड से निकलती है। यूपी में बहती है 1450, बिहार में 445 और पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर लंबा मार्ग तय करती है गंगा नदी। तो गंगा नदी आपकी किस राज्य में सबसे अधिक लंबाई में बहती है? यूपी में। उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर की लंबाई में। गंगा द्रोणी केवल भारत में लगभग 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है और यह भारत का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र भी माना जाता है। उत्तर में हिमालय से निकलने वाली बारहमासी यानी अनित्यवाही नदियां और दक्षिण में प्रायद्वीप से निकलने वाली जो अनित्यवाही नदियां है ना, ठीक है, तो हिमालय से तो आपकी बारहमासी निकलती हैं और ठीक है, हिमालय से हमारी बारहमासी यानी 12 के 12 महीने बहने वाली रिवर, और अनित्यवाही यानी कुछ छोटी छोटी रिवर, और उसके अलावा प्रायद्वीप से आपकी अनित्यवाही रिवर जो कि आपके मानसून में ही जिनमें पानी आता है बाद में सूख जाती है, प्रायद्वीप या भारत की, तो वो सारी की सारी गंगा में मिल जाती है उसकी सहायक नदी के रूप में। सोन
सोन नदी इसके किनारे पर मिलने वाली प्रमुख सहायक नदी है, दाहिने किनारे पर गंगा के। बाएं तट पर गंगा की सहायक नदियां रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। बाएं तट पर यानी गंगा के उत्तर की ओर कौन सी रिवर बहती है? रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, ये वाली। सागर द्वीप के निकट यह नदी अंततः बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है। यमुना गंगा की सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी है यमुना, गंगा की, और इसका स्रोत यमुनोत्री हिमनद से निकलती है यमुना, और हरियाणा की भी पूर्वी सीमा बनाती है ना यमुना। और हिमालय में बंदरपूछ श्रेणी के पश्चिमी ढाल से 6316 मीटर की ऊंचाई पर, तो बंदरपूछ श्रेणी के पश्चिमी ढाल से यमुना नदी का स्रोत माना जाता है। ठीक है, 6316 मीटर की ऊंचाई पर। इलाहाबाद में ये गंगा से मिल जाती है। प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली आपकी चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये सारी की सारी इसके दाहिने तट पर मिलती है, किसके? यमुना के। जबकि हिरन, रिंद, सेंगर, वरुणा आदि नदियां भी इसके बाएं तट पर मिलती है। तो ये सारी की सारी आपकी यमुना की सहायक नदियां हैं। चंबल, सिंध, बेतवा, केन, हिरन, रिंद, सेंगर, वरुणा। इनका अधिकांश जल सिंचाई उद्देश्यों के लिए पश्चिमी और पूर्वी यमुना नहरों और आगरा नहर में मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट आती है आपकी चंबल नदी। यमुना के बाद चंबल, जो कि यमुना की सहायक नदी है, मध्य प्रदेश के मालवा पठार में मुहू के निकट से निकलती है। उत्तर की ओर होकर एक महाखंड से बहती हुई राजस्थान के कोटा में पहुंचती है, और इस पर एक सागर भी बनाया हुआ है भाई, गांधी सागर बांध। इसके बाद कोटा से यह बूंदी, सवाई माधोपुर, धौलपुर होती हुई यमुना नदी में मिल जाएगी। चंबल से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही आता है कि चंबल अपनी उत्कात भूमि वाली भू आकृति के लिए प्रसिद्ध है, जिसे चंबल खंड कहते हैं, या चंबल के बीहड़ भी कहते हैं भाई। क्या? बीहड़, चंबल के बीहड़। ठीक है, चंबल के बीहड़। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आता है, कौन सी रिवर अपने उत्खात के लिए फेमस है, या कौन सी रिवर बीहड़ बनाती है? तो उसका आंसर रहेगा आपकी चंबल नदी। ठीक है, नेक्स्ट आती है गंडक। गंडक नदी दो धाराएं में बढ़ जाती है, काली गंडक और आपकी काली गंडक और त्रिशूल गंगा के मिलने से बनती है गंडक नदी। अब यह नेपाल हिमालय में तो धौलीगिरी और माउंट एवरेस्ट के बीच से निकलती है। जो नेपाल हिमालय है, यानी नेपाल में हिमालय का जो पार्ट है ना, वहां पर धौलागिरी और माउंट एवरेस्ट के बीच में से निकलती है आपकी गंडक नदी। मध्य हिमालय को अपवाहित करती है और बिहार के चंपारण जिले में यह गंगा मैदान में प्रवेश करती है, और पटना के निकट सोनपुर में गंगा नदी में जाकर मिल जाती है गंडक नदी। इसके बाद नेक्स्ट रिवर आती है हमारी घाघरा नदी। घाघरा नदी आपकी मापचा चुंगो हिमनद से निकलती है, और तिला, सेती, बेरी ये सारी इसकी सहायक नदियां हैं। और इसके बाद एक गोर्ज का निर्माण करते हुए, एक महाखंड का निर्माण करते हुए पर्वतों से बाहर निकलती है घाघरा नदी। शारदा नदी काली और काली गंगा इससे मैदान में मिलती हैं, और छपरा में या फिर गंगा में मिल जाती है। तो शारदा नदी किससे मिलती है? घाघरा नदी से। काली गंगा के नाम से या काली के नाम से मैदानी एरिया में इससे मिल जाती है। नेक्स्ट आती है कोसी नदी। कोसी एक आपकी पूर्ववर्ती नदी है। इसका स्रोत तिब्बत में माउंट एवरेस्ट के उत्तर में है, जहां से इसकी मुख्य धारा अरुण मिलती है। नेपाल में मध्य हिमालय को पार करने के बाद पश्चिम की ओर से सोन, कोसी और पूर्व की ओर से तमुर कोसी इसमें मिलती है। अरुण नदी से मिलकर यह सप्त कोसी बनाती है। क्या बनाती है? सप्त कोसी बनाती है अरुण नदी से मिलकर। इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार का शोक भी कहलाती है, शोक कोसी नदी। नेक्स्ट आता है रामगंगा नदी। गैरसेन के निकट गढ़वाल की पहाड़ियों से निकलने वाली एक छोटी नदी है रामगंगा। शिवालिक को पार करने के बाद अपना मार्ग दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर बनाती है, और उत्तर प्रदेश में नजीबाबाद के निकट मैदानी एरिया में प्रवेश कर जाती है, और कन्नौज के निकट गंगा में मिल जाती है रामगंगा। तो गढ़वाल की पहाड़ियों से निकली और देन बहती हुई यूपी में मैदानों में प्रवेश किया, और कन्नौज के निकट गंगा में मिल गई रामगंगा। नेक्स्ट आती है आपकी दामोदर नदी। तो ये भ्रंश घाटी से होती हुई हुगली नदी में जा गिरती है। तो भारत में नर्मदा, ताप्ती के अलावा आपकी दामोदर नदी भी है, जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है। बराकर इसकी मुख्य सहायक नदी है। कभी बंगाल का शोक कही जाने वाली इस नदी को दामोदर घाटी कॉर्पोरेशन के एक बहुउद्देशीय
तो एक कभी बंगाल का शोक के नाम से जानी जाती थी आपकी ये दामोदर नदी, और अब दामोदर घाटी कॉरपोरेशन द्वारा इस परियोजना को वश में कर लिया गया है। शारदा और सरयू नदी का जो उद्गम है वो नेपाल हिमालय में। नेक्स्ट आती है शारदा और सरयू नदी। शारदा का ही दूसरा नाम है सरयू, और आपका अयोध्या जो सिटी है वो सरयू नदी के किनारे पर ही है। तो इसका उद्गम नेपाल हिमालय में मिलाम हिमनद में है, और जहाँ पर इसे गौरी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। भारत नेपाल की सीमा के साथ बहती हुई इसे काली या चायक के नाम से भी जाना जाता है शारदा को, और घाघरा नदी में मिल जाती है। अभी अभी हमने ऊपर पढ़ा था, ठीक है, घाघरा नदी में मिलती है ना आपकी कौन ये शारदा रिवर। नेक्स्ट आती है गंगा की एक और अन्य सहायक छोटी सी नदी महानंदा, जो कि दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है। दार्जिलिंग आपका पश्चिम बंगाल में पड़ता है, और यह नदी पश्चिम बंगाल में गंगा के बाएं तट से मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है। तो गंगा के बाएं तट यानी गंगा के जो बाएं तट पर मिलती है ना, तो ये गंगा की बिल्कुल अंतिम लास्ट रिवर मानी जाती है। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट आती है गंगा के दक्षिणी तट पर एक और सोन नाम की रिवर है दक्षिण में, जो अमरकंटक पठार से निकलती है, और पठार के उत्तरी किनारे पर जलप्रपातों की श्रृंखला बनाती हुई यह रिवर जलप्रपातों की श्रृंखला बनाती हुई यह नदी पटना से पश्चिम में आरा के पास गंगा नदी में ही मिल जाती है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस सोन के बारे में याद रखना। ये एक बड़ी सहायक नदी है गंगा की, अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। नेक्स्ट आता है आपका ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो ये था भाई हमारा गंगा नदी तंत्र, जिसमें हमने गंगा की सहायक नदियाँ पढ़ी और गंगा को भी पढ़ा। तो पहले गंगा और उसकी राम गंगा, घाघरा, गोमती, गंडक, कोसी, ठीक है, सोन नदी, चंबल नदी, यमुना नदी, इन सबको हमने स्टडी किया गंगा नदी तंत्र में। नेक्स्ट है हमारा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ये भी विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से एक है ब्रह्मपुत्र नदी। मानसरोवर झील के निकट चेमांग युगडुग हिमनद से निकलती है, ग्लेशियर से निकलती है ब्रह्मपुत्र। यहाँ से पूर्व दिशा में अनुदैर्घ्य रूप में बहती हुई दक्षिणी तिब्बत के शुष्क और समतल मैदान में 1200 किलोमीटर की लंबी दूरी तय करती है। तिब्बत में इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है। ये एग्जाम में बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। सांगपो के नाम से जानी जाती है ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के अंदर, और इसका मीनिंग होता है शोधक। जैसे हम यहाँ पर गंगा को पवित्र मानते हैं ना, वैसे ही तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को पवित्र माना जाता है। तिब्बत के रांगो सांगपो इसके दाहिने तट पर एक प्रमुख सहायक नदी है। मध्य हिमालय में नामचा बारवा के निकट एक गहरे महाखंड का निर्माण करती हुई, यानी एक गोर्ज का निर्माण करती है। ये नामचा बारवा आपका अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है भारत में। तो वहाँ पर भारत के पूर्वी तट पर, पूर्वी राज्य में, बिल्कुल उत्तर पूर्वी राज्य है, तो वहाँ पर ये एक गोर्ज का निर्माण करती है। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, कौन सी नदी भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में गोर्ज का निर्माण करते? ब्रह्मपुत्र। हिमालय के गिरिपाद में इसे शीशंग या दिशंग के नाम से भी जाना निकलती है। ये अरुणाचल प्रदेश में सादिया कस्बे के पश्चिम में यह नदी भारत में प्रवेश करती है, और दक्षिण पश्चिम दिशा में बहते हुए बाएं तट पर इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं दिबांग, सिकोंग और लोहित। ये सारी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं, और इसी के बाद असम के अंदर ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। तो अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग नदी के नाम से जानते हैं, कई बुक में आपको दिबांग भी देखने को मिलेगा। भारत में ब्रह्मपुत्र का नाम ब्रह्मपुत्र असम राज्य से पड़ता है, इसको याद रखना। असम घाटी में अपनी 750 किलोमीटर की यात्रा में ब्रह्मपुत्र में कई असंख्य सहायक नदियां आकर मिल जाती है, और इसके बाएं तट की प्रमुख सहायक नदियां हैं बूढ़ी, दिहंग, धनसिरी जो कि दक्षिण में है, जबकि दाएं तट की मिलने वाली सहायक नदियां सुबनसिरी, कामेग, मानस, सकोस। तो बाएं तट की है बूढ़ी, दिहंग और धनसिरी, और इसके दाएं तट की है सुबनसिरी, कामेग, मानस, संकोस। सुबनसिरी जिसका उद्गम तिब्बत में ही है, एक पूर्ववर्ती नदी है ब्रह्मपुत्र की तरह। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में एंट्री करती है और फिर दक्षिण दिशा में बहती है। बांग्लादेश में एक और रिवर इसके दाहिने किनारे पर आकर मिलती है, जिसका नाम है तिस्ता नदी। और इसके बाद जब तिस्ता नदी ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है, तब ब्रह्मपुत्र का नाम पड़ता है जमुना। तो ब्रह्मपुत्र का नाम जमुना कब पड़ता है? जब ब्रह्मपुत्र प्लस तिस्ता नदी, तब नाम पड़ेगा जमुना। और फिर यह नदी पद्मा के साथ मिलकर, गंगा जो नदी है ना, गंगा का नाम बांग्लादेश के अंदर पद्मा के नाम से जानी जाती है। तो फिर पद्मा के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में
बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी बाढ़, मार्ग परिवर्तन और तटीय अपर्दन के लिए भी जानी जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसकी अधिकतर सहायक नदियां बड़ी हैं और इसके जल ग्रहण क्षेत्रों में भारी वर्षा के कारण अधिक अवसाद आकर बहकर आ जाता है। नेक्स्ट आती है, तो ये था भाई आपका ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, जिसमें पूरा आपने ब्रह्मपुत्र नदी को स्टडी किया, कैसे कैसे ब्रह्मपुत्र नदी बहती है और कैसे क्या होता है। अब पढ़ेंगे हम प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र, यानी दक्षिण भारत की नदियां पढ़ेंगे इसके अंतर्गत। प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र हिमालय अपवाह तंत्र से भी पुराना है, इसको याद रखना, ये बहुत पुराना है। यह तथ्य नदियों की प्रौढ़ावस्था और नदी घाटियों की चौड़ा और उथला होने से प्रमाणित होता है। तो किससे पता चलता है कि जो नदी की जो घाटियां है ना वो बहुत चौड़ी है और उथली है, और ये चीज़ हमें बताती है कि नदियां काफ़ी टाइम से बह रही है, काफ़ी पुरानी है, हिमालय से भी पुरानी। तो पश्चिमी तट के निकट पश्चिमी घाट, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रायद्वीपीय नदियां और अरब सागर में गिरने वाली छोटी नदियों के बीच जल विभाजक का काम करता है, ठीक है। और नर्मदा और ताप्ती को छोड़कर बाकी सारी रिवर्स पश्चिम से पूर्व दिशा में बहती है, और प्रायद्वीप के उत्तर भाग से निकलने वाली चंबल, सिंध, बेतवा, केन और सोन ये सारे आपकी गंगा नदी तंत्र में चली गई थी, जहां पर हमने इनको पढ़ा भी था। प्रायद्वीप के अन्य प्रमुख नदी तंत्र महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी है। प्रायद्वीपीय नदियों की एक विशेषता है कि ये एक सुनिश्चित मार्ग पर चलती है, कोई मियांडर्स नहीं बनाती और 12 नहीं है भाई। मानसून के टाइम पर इनमें पानी आता है, दैन ये गर्मियों में कई बार सूख भी जाती हैं। और भ्रंश घाटियों में बहने वाली आपकी नर्मदा और ताप्ती जो रिवर है वो इनका अपवाद है। नेक्स्ट आता है प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र का उद विकास। अति प्राचीन काल की 3 प्रमुख भूगर्भिक घटनाओं ने आज के प्रायद्वीपीय भारत के अपवाह तंत्र को स्वरूप प्रदान किया है। आरंभिक टर्शियरी काल के दौरान प्रायद्वीप के पश्चिमी पार्श्व का अवतलन हो गया, धसाव हो गया, जिससे वो समुद्र तल से नीचे चला गया था। तो इसका मूल जल संभर के दोनों और नदी की समानता सम्मित योजना में गड़बड़ हो गई थी। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हिमालय में होने वाले उत्थान के कारण जो प्रायद्वीपीय खंड है इसके उत्तरी भाग का अवतलन हुआ और भ्रंश धोरोणियों का भी ये आपको ये दिखाया गया कि कैसे जो आपकी प्रायद्वीपीय पठार बना और कैसे हिमालय का मैदान और इनके बीच में भ्रंश घाटियों का निर्माण हुआ, दरारें पड़ी, जलोढ़ मिट्टी का मैदान बना। तो ये इस चीज़ को डिस्क्राइब यहाँ पर किया गया है। नेक्स्ट आता है प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र पढ़ते हैं अब हम। प्रायद्वीपीय अपवाह में अनेक नदी तंत्र है। प्रमुख प्रायद्वीपीय नदी तंत्रों का विवरण इस प्रकार है। महानदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिवाहा महानदी जो रिवर है सिहावा के निकट निकलती है और उड़ीसा में बहती हुई अपना जल बंगाल की खाड़ी में विसर्जित कर देती है। 851 किलोमीटर लंबी है। जल ग्रहण क्षेत्र 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसके निचले भाग में नौ संचालन भी होता है और इस नदी की जो अपवाह द्रोणी का 53% भाग मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में और 47% भाग उड़ीसा राज्य में फैला हुआ है। गोदावरी सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय नदी तंत्र मानी जाती है ये रिवर। इसे दक्षिण की गंगा भी कहते हैं, गोदावरी को दक्षिण की गंगा, और इसके साथ साथ वृद्ध गंगा, बूढ़ी गंगा, वृद्ध गंगा के नाम से भी जानी जाती है गोदावरी नदी। महाराष्ट्र में तो ये याद रखना भाई, गोदावरी आपकी दक्षिण भारत की सबसे लंबी रिवर्स भी कही जाती है। इसे दक्षिण की गंगा के नाम से भी जानते हैं गोदावरी को, वृद्ध गंगा भी कहते हैं। महाराष्ट्र में नासिक जिले से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में फिर अपने पानी को विसर्जित कर देती हैं। इसकी सहायक नदियां जो है महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश सभी राज्यों से गुजरती है। 1465 किलोमीटर लंबी है गोदावरी, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, जिसका जल ग्रहण क्षेत्र 3.13 लाख वर्ग किलोमीटर है। अपने जल ग्रहण क्षेत्र का 49% भाग महाराष्ट्र में, 20% आपके मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में और शेष भाग आंध्र प्रदेश में पड़ता है। इसकी मुख्य सहायक नदियों में से जो पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता और मंजीरा ये सारी की सारी इसकी सहायक नदियां हैं। किसकी? गोदावरी की। पोलावरम के दक्षिण में इसके मार्ग के निचले भागों में बाढ़ भी आती है। गोदावरी एक सादृश्य प्रपात यानी वाटरफॉल का भी निर्माण करती हैं और इसके डेल्टाई भाग में नौ संचालन संभव है और कई धाराओं में बंटकर एक बड़े डेल्टा का भी एंड में निर्माण करती है गोदावरी नदी। नेक्स्ट आती है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी पूर्व दिशा में बहने वाली एक प्रमुख नदी, दूसरी बड़ी प्रायद्वीपीय नदी भी कही जाती है। सह्याद्री में महाबलेश्वर के निकट निकलती है।
कुल लंबाई 1401 किलोमीटर। कोयना, तुंगभद्रा, भीमा, ये सारी की सारी सहायक नदियां हैं। पीजीटी लेवल में इस भीमा से बहुत क्वेश्चन आता है कि भीमा किस नदी की सहायक नदी है, तुंगभद्रा किसकी है, कोयना किसकी है। तो कृष्णा की सहायक नदियां एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछी जाती है पीजीटी लेवल पर, DSSP KVS वगैरह में, तो इसको अच्छी तरह से पढ़ लेना। और इस नदी के कुल जलग्रहण क्षेत्र का 27% महाराष्ट्र में, 44% कर्नाटक में, 29% आंध्र प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट आती है आपकी कावेरी रिवर। कर्नाटक के कोगाडू जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है आपकी कावेरी नदी। और इसकी जो टोटल लंबाई की बात करें तो 800 किलोमीटर है और 81,155 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को अपवाहित करती है और प्रायद्वीप की अन्य नदियों की अपेक्षा कम उतार चढ़ाव है। बिल्कुल साउथ में है ये कावेरी भारत के। और इसके ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्र में दक्षिण पश्चिम मानसून यानी गर्मी से और निम्न क्षेत्रों से सर्दी से वर्षा होती है। ठीक है, तो ऊपर वाले एरिया की बात करें तो गर्मियों में तो दक्षिण पश्चिम मानसून से पानी आ जाता है और सर्दियों में लौटते हुए मानसून से उत्तर पूर्वी मानसून से भी वर्षा हो जाती है। तो इस नदी की द्रोणी का 3% भाग केरल में, 41% भाग कर्नाटक में और 56% भाग तमिलनाडु में पड़ता है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं काबिनी, भवानी और अमरावती। ठीक है, नेक्स्ट आती है आपकी नर्मदा नदी। नर्मदा अमरकंटक पठार के पश्चिमी भाग से अमरकंटक जो पठार है ना, अमरकंटक पठार की पश्चिमी पासरों से लगभग 1057 मीटर की ऊंचाई से निकलती है नर्मदा नदी। दक्षिण में इसके सतपुड़ा पर्वत है और उत्तर में विंध्याचल। तो इन दोनों पर्वतों के बीच में है ये, सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वतों के बीच में। भ्रंश घाटी से बहती है, संगमरमर की चट्टानों में खूबसूरत आपके गोर्ज बनाती है और जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात भी बनाती है नर्मदा नदी। लगभग 1312 किलोमीटर दूरी तक बहने के बाद भड़ोच के दक्षिण में अरब सागर में जा मिलती है और 27 किलोमीटर लंबा जवार नद मुख बनाती है। और सरदार सरोवर परियोजना, ये परियोजना आपकी नर्मदा नदी पर ही है। नर्मदा नदी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। एग्जाम में नर्मदा रिवर से बहुत बार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आती है ताप्ती। नर्मदा नदी के पैरेलल ही बहती है ताप्ती नदी। पश्चिम दिशा से बहने वाली एक अन्य महत्वपूर्ण नदी है। मध्य प्रदेश में बैतूल जिले में मुल्ताई से निकलती है। एक बार तो इसका उद्गम पूछा गया था पीजीटी लेवल पर ताप्ती नदी का। तो बैतूल जिले से मुल्ताई नामक जगह से निकलती है, 724 किलोमीटर लंबी है और 65,145 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को अपवाहित करती है। अपने अपवाह क्षेत्र का 79% भाग महाराष्ट्र में, 15% मध्य प्रदेश में और 6% गुजरात में पड़ता है ताप्ती नदी का। नेक्स्ट आती है अरावली के पश्चिम में लूनी नदी। राजस्थान का सबसे बड़ा नदी तंत्र माना जाता है लूनी नदी को, राजस्थान का सबसे बड़ा। लूनी नदी यह पुष्कर के निकट दो धाराओं में बढ़ जाती है। एक तो सरस्वती के नाम से बहती है, एक सागरमती के रूप में उत्पन्न होती है, वहां पर बहती है और गोविंदगढ़ के निकट आपस में मिल जाती है। यहाँ से यह नदी अरावली पहाड़ियों से निकलती है और लूनी कहलाती है। तलवाड़ा तक पश्चिम दिशा में बहती है और उसके बाद दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती हुई कच्छ के रण में जा मिलती है लूनी नदी। तो ये जो नदी तंत्र है छोटा सा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। नेक्स्ट आती है आपकी पश्चिम की ओर बहने वाली छोटी छोटी नदियाँ। अरब सागर की ओर बहने वाली नदियों का जो जलमार्ग है वो छोटा है। इनका मार्ग छोटा क्यों है? तो भाई ये ज़्यादा लंबी रिवर्स नहीं आएंगी आपकी पश्चिम की ओर बहने वाली रिवर्स में। तो गुजरात की कुछ छोटी छोटी नदियां आती हैं, जैसे शेत्रुनीजी एक ऐसी ही नदी है जो अमरावली जिले में ढल कहावा से निकलती है। भद्रा नदी राजकोट, गुजरात के राजकोट जिले के अनी याली गांव के निकट से निकलती है। ढाढर नदी पंचमहल जिले के घंटार गांव से निकलती है। साबरमती और माही ये सारी गुजरात की दोनों फेमस नदियां हैं। अब नासिक जिले में त्रिम्बक पहाड़ियों से 670 मीटर की ऊंचाई पर एक वैतरणी नदी भी निकलती है, कालिंदी नदी। वैतरणी नदी पता चल गया, नासिक जिले में, महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्रिम्बक की पहाड़ियों से। कालिंदी नदी बेलगांव जिले से निकलकर करवाड़ की खाड़ी में। बेदती नदी हुबली से निकलती है, धारवाड़ वाले एरिया से, और 161 किलोमीटर लंबा मार्ग तय करती है। शरावती नदी पश्चिम की ओर बहने वाली कर्नाटक की एक अन्य। शरावती किस में बहती है? कर्नाटक में। तो जो ये शरावती रिवर्स है ना, इससे तो जो ये शरावती रिवर है एक फेमस जलप्रपात जोग
जोग या गरसोप्पा जलप्रपात या महात्मा गांधी वाटरफॉल, ठीक है, ये वाटरफॉल आपका शरावती नदी पर ही है, जो कि कर्नाटक की एक फेमस रिवर है। शरावती कर्नाटक के शिमोगा जिले से निकलती है और इसका जल ग्रहण क्षेत्र 2209 वर्ग किलोमीटर है। तो देखो यहाँ पर दे भी दिया है इन्होंने, उस नदी का नाम बताओ जिस पर गरसोप्पा या जोग प्रपात है, तो वो और कोई नहीं है भाई, आपकी शरावती ही नदी है, जो कि कर्नाटक के शिमोगा जिले में जिसका उद्गम है। नेक्स्ट आती है गोवा। गोवा में दो प्रमुख नदियां आती हैं, एक तो मांडवी और दूसरी आती है जुआरी। केरल। केरल की जो तटरेखा छोटी है, केरल की सबसे बड़ी नदी भरतपुजा अन्नामलाई की पहाड़ियों से निकलती है। इसे पोनानी के नाम से भी जाना जाता है और ये रिवर आपके 5397 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बहती है और इसके जल ग्रहण क्षेत्र की तुलना में कर्नाटक की शरावती नदी के जल ग्रहण क्षेत्र, ये तो एनसीईआरटी वर्क देती रहती है अपना बीच बीच में। पेरियार। पेरियार केरल की दूसरी बड़ी नदी है। देखो पहली सबसे बड़ी भरतपुजा, जिसे पोनानी भी कहते थे केरल की, दूसरी है पेरियार। इसका जल ग्रहण क्षेत्र 5243 वर्ग किलोमीटर है और यास्ता पूजा और पेरियार नदियों के जल ग्रहण क्षेत्रों में बहुत ही कम अंतर है, ये दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट। केरल की अन्य उल्लेखनीय नदी है पांबा। पांबा रिवर भी आपकी केरल की है, जो कि केरल में 177 किलोमीटर लंबा मार्ग तय करते हुए फिर आपकी वेम्बानंद झील में जा गिरती है। ये आपको कुछ दिखाया गया जल ग्रहण क्षेत्र, जिसे आप देख लेना, इससे कभी वैसे क्वेश्चन आता नहीं है। नेक्स्ट आती है पूर्व की ओर बहने वाली रिवर्स। प्रायद्वीप में बहुत बड़ी संख्या में जो नदियां हैं सहायक नदियों के साथ पूर्व की ओर भी बहती हैं। कुछ छोटी नदियां तो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, छोटी होने के बाद भी इनका अपना महत्व है, जैसे स्वर्णरेखा नदी। तो भारत के जो उद्योग है ना, उन उद्योगों को बहुत सारा पानी इन्हीं नदियों से मिलता है, इन छोटी छोटी नदियों से, जैसे स्वर्णरेखा, ब्राह्मणी, वामसंधारा, पेन्नार, पलार, वेगई, ये सारी की सारी रिवर्स इसके अंतर्गत आती है। नेक्स्ट इसमें आता है आपका नदी बहाव प्रवृत्ति। अब क्या आप जानते हो कि नदी में बहने वाले जल की मात्रा सारा साल एक समान नहीं रहती, इसमें ऋतुओं के साथ बदलाव आता रहता है। किस ऋतु में आप गंगा और कावेरी नदियों में सर्वाधिक प्रवाह की अपेक्षा कर सकते हो? एक रिवर्स की बात, एक नदी के चैनल में पूरे वर्ष पर्यंत जल प्रवाह के प्रारूप को नदी बहाव प्रवृत्ति कहते हैं, ठीक है। और उत्तर भारत की जो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ वो 12मासी है, क्योंकि वो अपना जल बर्फ से भी प्राप्त कर लेती हैं भाई। और इसके अलावा ये जो रिवर्स हैं वर्षा से भी पानी प्राप्त कर लेती है, तो हिमालय की नदियाँ 12मासी है। और दक्षिण भारत की जो नदियाँ हैं वो आपकी हिमनदों से नहीं निकलती, उनकी बहाव प्रवृत्ति में उतार चढ़ाव देखा जा सकता है। मानसून में ये काफ़ी ज़्यादा पानी आ जाता है तो काफ़ी बहती है, और उसके बाद अलग अलग स्थानों पर इनमें अलग अलग चीज़ें होती हैं। पानी की मात्रा, जल विसर्जन यानी डिस्चार्ज, नदी में समयानुसार जल प्रवाह के आयतन का माप होता है जल विसर्जन। इसे क्यूसेक्स यानी क्यूबिक फुट प्रति सेकंड या क्यूमैक्स क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड में मापा जाता है जल विसर्जन को, डिस्चार्ज को। गंगा नदी में न्यूनतम जल प्रवाह जनवरी से जून की अवधि के दौरान होता है। अधिकतम प्रवाह अगस्त और सितंबर में होता है जब मानसून आ जाता है। सितंबर के बाद फिर कमी आती है, और इसी प्रकार वर्षा ऋतु में जल प्रवाह की जो प्रवृत्ति है वो मानसूनी होती है, क्योंकि मानसून से यहाँ की नदियों को काफ़ी पानी मिलता है। गंगा द्रोणी के पूर्वी और पश्चिमी भागों में जो जल बहाव है, तो जल बहाव में आपके काफ़ी प्रवृत्ति में चौंकाने वाले अंतर नजर आते हैं। बर्फ पिघलने के कारण गंगा नदी का प्रवाह मानसून आने से पहले ही काफ़ी बड़ा होता है। फरक्का में गंगा नदी का जो औसत अधिकतम जल प्रवाह होता है वो 55,000 क्यूसेक्स होता है, जबकि न्यूनतम 1300 क्यूसेक्स होता है। तो जल प्रवाह में इतना अधिक अंतर के लिए बहुत सारे कारक उत्तरदायी होते हैं। ये आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट इसका नहीं पड़ता, फिर भी मोटा मोटा पढ़ा देती हूँ। प्रायद्वीप की दो नदियों की प्रवाह प्रवृत्ति हिमालय की नदियों की तुलना में रोचक अंतर प्रस्तुत करती है। जैसे नर्मदा, एक आती है नर्मदा रिवर, इसमें जल विसर्जन का स्तर जनवरी से जुलाई तक कम रहता है। अगस्त में मानसून आ गया, पानी बढ़ जाता है, उफान पर आ जाती है। बहाव की गिरावट फिर अक्टूबर महीने से शुरू हो जाती है। अगस्त में उफान था और अक्टूबर में फिर पानी की गिरावट। तो इसका अधिकतम बहाव 2300 क्यूसेक्स और न्यूनतम 15 क्यूसेक्स होता है। गोदावरी में भी न्यूनतम जो अपुआ मई में और अधिकतम जुलाई अगस्त में होता है। वही है भाई, मानसून आता है, जब मानसून आता है तो नदियों में पानी की मात्रा अधिक, और फिर सितंबर के बाद धीरे धीरे पानी की मात्रा कम होती चली जाती है। तो ये चीज़ें चलती रहती है। नेक्स्ट आता है हमारा नदी जल उपयोग की सीमा। तो भारत की जो नदियां हैं प्रतिवर्ष जल की विशाल मात्रा का वहन करती है, लेकिन समय और स्थान की दृष्टि से इसका वितरण समान नहीं है। 12मासी नदियां वर्ष भर
जल का वहन करती है, परंतु अनित्य नदियों में यानी जो आपकी सारा साल नहीं बहती ऐसे रिवर्स में शुष्क ऋतु में बहुत कम जल रहता है। वर्षा ऋतु में तो अधिकांश जो जल है बाढ़ में चला गया, व्यर्थ हो गया, समुद्र में बह जाता है। और जब देश के एक कोने में बाढ़ आती है और दूसरा सूखाग्रस्त रहता है, ऐसा क्यों होता है? तो यह हमारी जल उपलब्धता की समस्या है, उसके प्रबंधन की, मैनेजमेंट की। जब पानी अधिक होता है ना तो उसको स्टोर करना चाहिए, ऐसे कुछ साधन अपनाने चाहिए गवर्नमेंट को, ताकि जल को स्टोर करके बाढ़ से रोका जाए और सूखे के टाइम पर हम उस जल को यूज कर सकें। तो जल आधिक्यों को जल की कमी वाली द्रोणियों में स्थानांतरित करके इस समस्या को समाप्त और कम किया जा सकता है। तो ये अध्यापक निम्न उदाहरणों की व्याख्या कर सकते हैं। तो मैं अध्यापक हूँ भाई, जैसे पेरियार आपका दिक् परिवर्तन होना, डिवर्शन होना, और इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जैसे इस नहर परियोजना से राजस्थान में काफ़ी हरियाली छाई हुई है। और करनूर कुड़प्पा नहर है, व्यास सतलुज लिंक नहर है आपके पंजाब में और हरियाणा में, और गंगा कावेरी लिंक नहर है। तो ये जितनी भी नहरें हैं इनसे सिंचाई करके सूखाग्रस्त इलाकों को कम किया जा रहा है। नेक्स्ट, ये कुछ हमारे इंपोर्टेंट का नहीं है, अब इसमें इधर आ जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ दिया हुआ है कि उत्तर भारत की नदियों में प्राप्त जलाधिक्य है, और ये वाद विवाद करो, ये भाई नदियों में जल उपलब्ध नहीं है, नदी जल प्रदूषण है, ऋतुवत जल का असमान। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपके काम का नहीं है, जितना काम का था हमने पढ़ लिया। अब आपके लिए क्वेश्चंस, चैप्टर हो गया आपका कंप्लीट, पूरा 2 पार्ट्स में आपने चैप्टर पूरा पढ़ लिया है, ठीक है। लेसन 3 पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियोस में। अब इन 2 क्वेश्चंस के आंसर आप दोगे, जिसमें से पहला है बंगाल का शोक के नाम से कौन सी रिवर जानी जाती है? गंडक, कोसी, सोन, दामोदर। सेकंड क्वेश्चन इज निम्न में से किस नदी की द्रोणी भारत में सबसे बड़ी है? सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा। तो इन क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना, ठीक है। तो जो क्वेश्चंस के आंसर देगा मैं समझ जाऊंगी वो मेरी पूरी क्लास देख रहा है और अच्छी तरह से पढ़ रहा है और इंटरेस्टिंग है भाई, ठीक है। तो पढ़ लेना ज़रूर, अच्छी तरह से समझ लेना। हाँ, एक बार फिर कहूँगी, अगर क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और एक सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि सारी एनसीईआरटी आप पढ़ सको। और इसके अलावा मैं क्वेश्चन सीरीज़ भी स्टार्ट करने वाली हूँ, तो उनको भी आप इजीली कर सको, ठीक है। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। और हाँ, एक चीज़ और भाई, पेड कोर्स अवेलेबल है अब अचीवर्स एकेडमी ऐप पर। जो स्टूडेंट पेड कोर्स लेना चाहते हैं पीजीटी ज्योग्राफी और नेट ज्योग्राफी का, तो वो अचीवर्स एकेडमी ऐप डाउनलोड करें और वहाँ से परचेज कर लें पेड कोर्स ज्योग्राफी। ओके, बाय बाय।